नमस्कार प्रिय मित्रों, YouTube के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। लास्ट क्लास में हमने पंथ निरपेक्ष अर्थात सेक्युलर शब्द को परिभाषित किया। आज की इस क्लास में हम लोकतंत्र शब्द को परिभाषित करेंगे कि लोकतांत्रिक व्यवस्था क्या होती है। ठीक है, चलो देखो लोकतंत्र क्या होता है। और ये जो शब्द है वो हमारी प्रस्तावना में दिया गया है। ठीक है, देखो यदि हम शाब्दिक दृष्टिकोण से देखें तो लोकतंत्र को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। क्या कहते हैं? डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेसी जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, जिसे कहते हैं डेमोस। डेमोस एक ग्रीक शब्द है और क्रेशिया। डेमोस और क्रेशिया, सॉरी दोस्तों, डेमोस और क्रेशिया। जहां डेमोस का मतलब क्या होता है? डेमोस का मतलब होता है जनता। डेमोस का मतलब क्या होता है? जनता। और क्रेसिया का मतलब होता है शासन करना। क्या करना? शासन। ठीक है, इसका मतलब शाब्दिक दृष्टिकोण से यदि हम लोकतंत्र की परिभाषा को देखें तो क्या होता है? जनता का शासन। इसका मतलब इसकी परिभाषा क्या है कि जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। मैं लिख देता हूं, जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए किया गया शासन। डेमोक्रेसी की परिभाषा क्या है कि जनता का, जनता के द्वारा और जनता के लिए किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। लेकिन ये जो परिभाषा है, इस परिभाषा को लोकप्रिय किसने बनाया? तो अब्राहम लिंकन ने इस परिभाषा को क्या बनाया? लोकप्रिय बनाया। और अब्राहम लिंकन जो थे वो अमेरिका के राष्ट्रपति थे। ठीक है, चलो देखो, अब्राहम लिंकन ने क्या किया कि एक स्पीच दिया। कहां पर? गेटिसबर्ग में। जिसे हम गेटिसबर्ग स्पीच कहते हैं। और इस स्पीच के दौरान उन्होंने क्या कहा कि जब तक अमेरिका में दास प्रथा रहेगी, क्या रहेगी? दास प्रथा। उस दौरान अमेरिका में क्या थी? दास प्रथा थी। तो जब तक अमेरिका में दास प्रथा होगी तब तक लोकतंत्र की कल्पना नहीं की जा सकती। ठीक है, तो इस प्रकार से गेटिसबर्ग स्पीच में अब्राहम लिंकन ने क्या कहा? यह कहा कि जनता का शासन होना चाहिए। किसका शासन होना चाहिए? जनता का शासन होना चाहिए। और जब तक दास है तब तक वो कोई शासन नहीं कर सकते। इसका मतलब कि अब्राहम लिंकन ने किस पर जोर दिया? दास प्रथा को समाप्त करने में उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। लेकिन यदि हम इस बात पर चर्चा करें कि लोकतंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया, तो ये एक फैक्ट है, तो आप देख लो कि लोकतंत्र का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो क्लियोन ने किया। क्लियोन एक विद्वान थे, उन्होंने लोकतंत्र शब्द का पहली बार प्रयोग किया। और लोकतंत्र शब्द की जो परिभाषा है उसको किसने लोकप्रिय बनाया? अब्राहम लिंकन ने। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। चलो देखो, यदि हम लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र के जो है वो दो रूप होते हैं। लोकतंत्र के कितने रूप होते हैं? दो रूप होते हैं। एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र यानी डायरेक्ट डेमोक्रेसी, प्रत्यक्ष लोकतंत्र।
और एक इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी अर्थात अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, अप्रत्यक्ष, और इसी को हम कहते हैं प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र भी, या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। ठीक है, तो लोकतंत्र जो होता है उसको कितने रूपों में देखा जाता है? दो रूपों में, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। अब देखो, यदि हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि इसमें जो जनता है वो जनता स्वयं शासन करती है। जनता क्या करती है? स्वयं शासन करती है। ठीक है, इसका मतलब यह है कि इसमें जनता के प्रतिनिधि शासन नहीं करते बल्कि जनता स्वयं शासन करती है। ठीक है, और यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो प्राचीन यूनान हुआ करता था और प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य हुआ करते थे, प्राचीन यूनान की यदि हम बात करें, प्राचीन यूनान, तो उस प्राचीन यूनान में नगर राज्य हुआ करते थे। कौन से राज्य? नगर राज्य, से एथेंस वगैरह। तो उन नगर राज्यों में क्या हुआ करता था? प्रत्यक्ष लोकतंत्र हुआ करता था। ठीक है, क्योंकि जनता जो थी वो स्वयं वहां पर क्या करती थी? शासन करती थी। अब देखो, ये जो प्रत्यक्ष या जो प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र होता है ये भी दो प्रकार का होता है। अब इसको हम समझ लेते हैं। देखो, इसको मिटा देता हूं मैं। यदि हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात करें तो एक होता है संसदीय लोकतंत्र। क्या होता है? संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र। और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। ठीक है, यदि हम संसदीय लोकतंत्र के एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे ब्रिटेन, ब्रिटेन में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। और यदि हम भारत की बात करें तो भारत में भी क्या है? संसदीय लोकतंत्र है, क्योंकि भारत में ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। यदि हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो इसका एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल क्या है? तो इसका एग्जाम्पल है यूएसए अर्थात अमेरिका, यूएसए। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो इतना हमको समझ में आता है कि लोकतंत्र जो है उसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र और एक होता है अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब होता है कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन नहीं करती बल्कि जनता स्वयं शासन करती है। प्राचीन यूनान के जो नगर राज्य हुआ करते थे उनमें प्रत्यक्ष लोकतंत्र विद्यमान था। प्रत्यक्ष लोकतंत्र के उदाहरण हमें देखने को मिलते थे। और यदि हम अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र की बात करें तो इसमें जनता स्वयं भाग नहीं लेती बल्कि जनता क्या करती है? अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, सबसे पहले जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है और प्रतिनिधि फिर क्या करते हैं? शासन करते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं अप्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक लोकतंत्र। यदि हम बात करें कि जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है उसके भी दो रूप होते हैं, एक होता है संसदीय लोकतंत्र और एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। संसदीय लोकतंत्र का एग्जाम्पल अभी हमने देखा कि ब्रिटेन इसका उदाहरण है और भारत में भी ये कॉन्सेप्ट कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से लिया गया है। और यदि हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो इसका जो एग्जाम्पल है वो अमेरिका है, संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, तो इतना हमको समझ में आता है। चलो देखो, अब हम ये चर्चा करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र है उसमें अंतर क्या है। ठीक है, चलो देखो, चलो अब देखो, एक होता है संसदीय लोकतंत्र
संसदीय लोकतंत्र, संसदीय लोकतंत्र, ठीक है। चलो, एक होता है अध्यक्षात्मक लोकतंत्र, अब देखो, यदि हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जो विधायिका होती है, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका, ये तो आपस में संयुक्त होती है। ये तो क्या होती है, आपस में संयुक्त होती है। ये तो आपस में क्या है, संयुक्त होती है, यानी आपस में जुड़ी हुई है। लेकिन यदि हम न्यायपालिका की बात करें, न्यायपालिका, एक मिनट दोस्तों, न्यायपालिका, तो न्यायपालिका जो होती है वो अलग होती है। क्या होती है, अलग, ठीक है। लेकिन यदि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो इसमें विधायिका, विधायिका, कार्यपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ये क्या होती है, ये अलग अलग होती है। क्या होती है, अलग अलग, पृथक होती है। ये क्या होती है, पृथक, पृथक होती है, अलग अलग होती है, ठीक है। देखो क्या होता है, विधायिका जो होती है उसे अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत में विधायिका को क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं। क्या कहते हैं, संसद कहते हैं, ठीक है। और यदि हम कार्यपालिका की बात करें तो कार्यपालिका भी दो प्रकार की होती है, ठीक है। एक होती है राजनीतिक कार्यपालिका और एक होती है प्रशासनिक कार्यपालिका, ठीक है। तो ये किस प्रकार से संयुक्त है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यदि हम राजनीतिक कार्यपालिका की बात करें तो उसमें कौन होते हैं, मंत्री होते हैं। हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है उसकी हम बात कर रहे हैं। तो मंत्री जो होते हैं, मंत्री जो होते हैं वो संसद के सदस्य होने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति मंत्री है तो इसका मतलब क्या है कि वो संसद का भी सदस्य है। और यदि वो संसद का सदस्य नहीं है और फिर भी वो मंत्री बना दिया जाता है तो इसका मतलब ये है कि उसे 6 माह के अंदर, कितने, 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता लेनी होगी, अन्यथा वो मंत्री के पद पर नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से विधायिका और कार्यपालिका आपस में संयुक्त होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो मंत्री होते हैं वो संसद के सदस्य होने चाहिए। यदि संसद के सदस्य नहीं है फिर भी मंत्री बना दिए जाते हैं तो 6 माह के अंदर संसद की सदस्यता प्राप्त करनी होगी, ठीक है। लेकिन न्यायपालिका की बात करें तो न्यायपालिका संयुक्त नहीं है बल्कि न्यायपालिका पृथक है, स्वतंत्र है, ठीक है। चलो इधर देखो, इधर यदि हम बात करें तो अमेरिका की जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं, कांग्रेस कहते हैं। अभी मैंने कहा ना कि विधायिका को अलग अलग देशों में अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। तो यहां पर जो कांग्रेस है और कार्यपालिका का मतलब कि वहां का जो राष्ट्रपति और वहां की जो मंत्री परिषद है, राष्ट्रपति व जो वहां की काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी वहां की जो मंत्री परिषद है वो, और वहां की जो न्यायपालिका है वो क्या है, वो अलग अलग है, पृथक है। यानी कांग्रेस और राष्ट्रपति और वहां की जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो, और वहां की जो न्यायपालिका है वो, ये सभी क्या है, अलग अलग है, ठीक है। ये पहली विशेषता हो गई, ये पहला अंतर हो गया दोनों में, ठीक है। चलो अब हम दूसरे अंतर की बात करते हैं।
अब देखो, दूसरी विशेषता क्या है? दूसरी विशेषता ये होती है कि जो संसदीय लोकतंत्र होता है उसमें एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका, नाम मात्र की कार्यपालिका होती है एक, और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। यानी संसदीय लोकतंत्र में कार्यपालिका दो प्रकार की होती है, एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका और एक होती है वास्तविक कार्यपालिका। यदि हम नाम मात्र की कार्यपालिका के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो जैसे भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति जो है वो क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका के अंतर्गत आता है। और यदि हम ब्रिटेन की बात करें तो वहां का जो राजा है, वहां का जो सम्राट है, वहां का जो राजा है वो क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि सभी कार्य जो है वो किसके द्वारा किए जाते हैं, वास्तविक कार्यपालिका के द्वारा किए जाते हैं। और वास्तविक कार्यपालिका का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत के जो प्राइम मिनिस्टर है, प्रधानमंत्री, और ब्रिटेन में भी क्या है, ब्रिटेन में भी क्या है, भारत और ब्रिटेन, भारत और ब्रिटेन, ये क्या है, भारत और ब्रिटेन में जो वास्तविक कार्यपालिका है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। क्योंकि सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, प्रधानमंत्री के द्वारा किए जाते हैं। आपने देखा होगा कि भारत में यदि राष्ट्रपति जो है, भारत में राष्ट्रपति का क्या काम है कि जैसे संसद में कोई बिल पारित हुआ, ठीक है, और उस बिल को मंजूरी देने का काम होता है, अर्थात हस्ताक्षर करने का, सिग्नेचर करने का काम होता है राष्ट्रपति का। इस प्रकार हम ऐसा कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है वो नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। लेकिन यहां पर ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो वहां पर नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालिका जैसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर सभी निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा, राष्ट्रपति, और उसकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वह काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है, जो मंत्री परिषद है, उसके द्वारा निर्णय लिए जाते हैं। वहां पर प्रधानमंत्री का पद नहीं है। कहां पर, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में, अर्थात अमेरिका में। ठीक है, ये दूसरा अंतर हुआ। ठीक है, चलो देखो अब नेक्स्ट जो अंतर है उसकी चर्चा हम करते हैं। अगला जो अंतर है, यदि हम बात करें तो संसदीय लोकतंत्र में क्या होता है कि जो वास्तविक कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका, इसका जो कार्यकाल होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है। क्या होता है, अनिश्चित कार्यकाल होता है। इसका कार्यकाल अनिश्चित होता है। आपने देखा होगा कि किस प्रकार से सरकार गिर जाती है। ठीक है, तो इसका मतलब कि कार्यकाल जो है वो निश्चित नहीं है, क्या है, अनिश्चित है। और ये क्या करता है, ये किसके ऊपर निर्भर करता है, ये लोकसभा के ऊपर करता है, लोकसभा के ऊपर निर्भर करता है। इसका मतलब कि जब तक लोकसभा का विश्वास प्राप्त है तभी तक क्या है, वास्तविक कार्यपालिका है। यानी ये लोकसभा के विश्वास पर्यंत है, विश्वास पर्यंत है। ठीक है, यानी लोकसभा का जब तक विश्वास प्राप्त है तभी तक वास्तविक कार्यपालिका है। ठीक है, चलो इतना हमको समझ में आता है। लेकिन यदि हम अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की बात करें तो यहां पर जो कार्यपालिका है उसका जो कार्यकाल है वो निश्चित है। कार्यकाल क्या है, निश्चित है। कार्यकाल निश्चित, कार्यकाल निश्चित है। जब कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बनता है तो उसका कार्यकाल जो है वो 4 वर्ष तक रहता है। कहां पर, अमेरिका में। ठीक है, यानी राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना है, 4 वर्ष है। ठीक है, इतना हमको समझ में आता है। चलो, और राष्ट्रपति
को हटाने की जो प्रक्रिया है वो भी काफी जटिल है। और राष्ट्रपति को किसके द्वारा हटाया जाता है अमेरिका में? महाभियोग के द्वारा। और अमेरिका की बात करें तो एक व्यक्ति अधिकतम 2 बार राष्ट्रपति बन सकता है, 2 बार राष्ट्रपति, ठीक है। उसके बाद वो राष्ट्रपति नहीं बन सकता, ठीक है। अगली जो विशेषता है वो क्या है? देखो अगली विशेषता, संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो संसदीय लोकतंत्र जो है वो उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। किसके? सामूहिक उत्तरदायित्व, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि जो मंत्रिपरिषद है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, वो किसके प्रति उत्तरदायी है? वो हमारी संसद के प्रति उत्तरदायी है, क्योंकि संसद में क्या है? जनता के प्रतिनिधि है, ठीक है। तो मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब कि जब अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, इसका मतलब क्या है कि अविश्वास जब प्रस्ताव लाया जाता है तो अविश्वास प्रस्ताव किसके विरुद्ध लाया जाता है? तो वो संपूर्ण जो मंत्रिपरिषद है उसके खिलाफ में लाया जाता है। और इससे क्या किया जाता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद को हटाया जाता है। संपूर्ण मंत्रिपरिषद, संपूर्ण जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसको हटाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है, वो सामूहिक रूप से संसद के प्रति उत्तरदायी है। और संसद में कौन है? जनता के प्रतिनिधि है। इसका मतलब कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। इसका मतलब कि वो तानाशाही नहीं कर सकती। इतना हमको समझ में आता है। यदि हम बात करें किसकी, तीसरा पॉइंट है ये, ठीक है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र की, तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। सामूहिक उत्तरदायित्व जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। वहां पर क्या किया जाता है कि सिर्फ और सिर्फ महाभियोग का कॉन्सेप्ट है, महाभियोग। और महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, ठीक है। और महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो भी क्या है? काफी जटिल प्रक्रिया है। अमेरिका में काफी जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। तो इतना हमको समझ में आता है कि संसदीय लोकतंत्र और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में क्या अंतर है। इतना हमने समझ लिया। चलो देखो अब हम आगे बात करते हैं। चलो अब हम बात करेंगे कि संसदीय लोकतंत्र के गुण क्या है, अवगुण क्या है, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के गुण क्या है, अवगुण क्या है, उन पर हम चर्चा करेंगे। देखो यदि हम बात करें संसदीय लोकतंत्र की, किसकी? संसदीय लोकतंत्र। तो देखो संसदीय लोकतंत्र के गुण क्या है। सबसे पहले हम इसके गुणों पर चर्चा करते हैं। देखो गुण, ये गुण हो गए, और अवगुण की भी हम यहां पर बात कर लेते हैं। अवगुण यानी मेरिट और डिमेरिट, अवगुण, गुण और अवगुण, ठीक है। चलो यदि हम संसदीय लोकतंत्र की बात करें तो इससे क्या होता है? इससे उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है। क्या होता है? उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित होता है, उत्तरदायित्व सुनिश्चित। इसका मतलब यह है कि हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो क्या है? हमारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या है? उत्तरदायी है। किसके प्रति? संसद के प्रति। और संसद में कौन है? जनता के प्रति प्रतिनिधि है। और संसद किसके प्रति उत्तरदायी है? हमारी जनता के प्रति उत्तरदायी है। इसका मतलब यह है कि तानाशाही नहीं हो सकती, तानाशाही
नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि यदि तानाशाही करेंगे तो संसद में जनता के प्रतिनिधि है, और जनता के प्रतिनिधि जब पुनः चुनाव होगा, दोबारा चुनाव होगा और जनता के पास में आएंगे तो फिर किस आधार पर आएंगे? क्योंकि वो तो तानाशाही कर रहे थे, ठीक है, तो वो तानाशाही नहीं कर सकते। तो पहला गुण ये हुआ। दूसरा गुण क्या है? दूसरा गुण ये है कि जो विधायिका है, विधायिका और जो कार्यपालिका है, विधायिका व कार्यपालिका, कार्यपालिका ये जो है इनका आपस में क्या है? सामंजस्य है। क्या है? आपस में सामंजस्य है। आपस में क्या है? सामंजस्य है। इसका मतलब कि यदि जनता के हित में कोई बिल पास होता है तो उस बिल को पारित करवाने में किसी प्रकार की समस्या नहीं होती, क्योंकि कार्यपालिका और जो विधायिका है वो क्या है? आपस में संयुक्त है। ठीक है, चलो अब देखो, यदि हम इसके अवगुण की बात करें तो इसका पहला अवगुण यह है कि राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या है। राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या, राजनीतिक अस्थायित्व, अस्थायित्व की समस्या, ये पहली समस्या है। आपने देखा होगा कि 1990 के बाद एक ऐसा दौर शुरू होता है जो गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू होता है। भारत में किसकी सरकारों का? गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू होता है। कब? 1990 के बाद। और गठबंधन की सरकार उसे कहते हैं जब किसी राजनीतिक दल को स्पष्ट रूप से बहुमत नहीं मिलता है तो सभी राजनीतिक दल क्या करते हैं? आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं, और उसी को गठबंधन की सरकार कहते हैं। अब ये जो गठबंधन की सरकार है इसमें यह संदेह रहता है कि सरकार गिर भी सकती है, सरकार गिर भी सकती है, और जब गिरेगी तो इसका मतलब कि चुनाव हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। तो पहली समस्या क्या है? कि राजनीतिक अस्थायित्व की समस्या है। दूसरी यदि इसकी समस्या है तो वो है कि योग्य मंत्रिपरिषद नहीं है। क्या नहीं है? योग्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मंत्री वही लोग होते हैं जो संसद के सदस्य होते हैं। मंत्री कौन होते हैं? जो संसद के सदस्य हैं। ठीक है, इसका मतलब कि इसमें क्या है कि योग्य मंत्री परिषद का अभाव है। इतना हमको समझ में आता है। चलो देखो, अब हम बात करें तो जो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र है, अन्य जो अंतर है, अन्य जो गुण है या अवगुण है उसमें उसको आप और देख सकते हैं। यदि आप लक्ष्मीकांत जो बुक है उसका अध्ययन करेंगे तो उसमें और अंतर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ये मुख्य जो अंतर थे उस पर हमने चर्चा कर ली है। अब हम आगे देखेंगे। देखो, अब हम बात करेंगे अध्यक्षात्मक लोकतंत्र का गुण क्या है और अवगुण क्या है। अध्यक्षात्मक लोकतंत्र के गुण यानी मेरिट और डिमेरिट। अवगुण, अवगुण, मेरिट और डिमेरिट। पहला गुण क्या है इसका? देखो, पहला गुण यह है कि इसमें राजनीतिक स्थायित्व है। इसमें क्या है? राजनीतिक स्थायित्व है। यानी जैसा संसदीय लोकतंत्र में होता है वैसा यहां पर नहीं है। यहां पर राजनीतिक स्थायित्व है, यानी यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो 4 वर्ष तक क्या रहेगा? राष्ट्रपति रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो, यदि हम बात करें तो यहां पर योग्य क्या होती है? मंत्री परिषद होती है। योग्य काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो मंत्री परिषद है वो विधायिका अर्थात कांग्रेस का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर अपनी इच्छा अनुसार कोई भी मंत्री बनाया जा सकता है। तो यहां पर यह कंडीशन है कि वहां पर योग्य मंत्री ही बनाए जाएंगे। जो मंत्री योग्य होंगे वही क्या? मंत्री बनाए जाएंगे। ठीक है, चलो अब हम इसके डिमेरिट की बात करते हैं। तो यहां की जो पहली समस्या है वो ये है कि
पहली समस्या यहां पर यह है कि यहां पर तानाशाही की प्रवृत्ति है, तानाशाही की प्रवृत्ति है। क्यों? क्योंकि यहां पर सामूहिक रूप से उत्तरदायित्व जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति राष्ट्रपति बन गया तो वो 4 वर्ष तक राष्ट्रपति रहेगा, अब उसे हटाया नहीं जा सकता। हटाने की एक ही प्रक्रिया है और वो है महाभियोग, जो काफी जटिल है। ठीक है, यहां पर अविश्वास प्रस्ताव जैसा कॉन्सेप्ट नहीं है। तो इसका मतलब उस व्यक्ति को पता है कि यदि मैं राष्ट्रपति बन गया तो 4 वर्ष तक तो मैं राष्ट्रपति रहूंगा। ठीक है, और अधिकतम 2 बार ही वो राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है, चलो दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा पॉइंट यह है कि यहां पर विधायिका और जो कार्यपालिका है उसके बीच सामंजस्य नहीं है, सामंजस्य नहीं है। क्यों? क्योंकि विधायिका में हो सकता है अलग पार्टी के लोग हो और कार्यपालिका में जैसे राष्ट्रपति अलग पार्टी का हो, तो क्या होगा कि इनके बीच में सामंजस्य नहीं होने की वजह से क्या होगा कि जो हित है वो हित प्रभावित होंगे। ठीक है, या राष्ट्रपति कोई काम करना चाहे, जनता के हित में कोई काम करना चाहिए और यहां पर अलग पार्टी के लोग हैं, तो हो सकता है उस बिल को पास करने में समस्या हो। ठीक है, तो इस प्रकार की समस्या यहां पर है। ठीक है, तो ये हमने देखा गुण और अवगुण। चलो अब हम आगे बात करते हैं। अब देखो, अब हम बात करते हैं कि भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है। और कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को हटाकर अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपना लेना चाहिए। ऐसा क्यों कहा जाता है? ठीक है, कि भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है। और इस संसदीय लोकतंत्र के स्थान पर किसको अपनाया जाए? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र। अब ऐसा क्यों कहते हैं? देखो, यदि हम बात करें 1990 के डिकेड की, यानी 1990 के दशक की बात करें, तो उस दौरान ये मांग उठने लगी। क्या मांग उठने लगी? कि भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाया जाए। किसको अपनाया जाए? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को। अब ये मांग क्यों उठी? तो इसका कारण यह है कि यदि हम बात करें 1989 की, तो 1989 के चुनाव के उपरांत क्या हुआ कि गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। किसका दौर शुरू हुआ? गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकारों का दौर शुरू हुआ। अब गठबंधन का मतलब मैंने आपको बता दिया कि सभी राजनीतिक दल आपस में मिलकर क्या बनाते हैं? सरकार बनाते हैं। ठीक है, चलो अब गठबंधन की सरकार जब बनती है तो इस प्रकार की समस्या रहती है, इस प्रकार का संदेह रहता है कि हो सकता है कि सरकार जो है वो अपना कार्यकाल पूरा ना करे और बीच में ही गिर जाए। और जब बीच में गिर जाएगी तो क्या होगा? फिर पुनः चुनाव होगा। चुनाव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन यदि चुनाव होता है तो इससे जो भारतीय अर्थव्यवस्था है, क्या? भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या होगा? एक बोझ पड़ेगा। क्या होगा? एक बोझ पड़ेगा, क्योंकि काफी खर्चा आता है चुनाव में। तो पहली मांग कब उठी? 1980 के दशक में ये मांग उठना आरंभ हुई कि भारत में अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाया जाए। संसदीय लोकतंत्र को हटाकर किसको अपनाया जाए? अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को। और क्यों? क्योंकि यदि हम 90 के दशक की बात करें तो गठबंधन
कि जो सरकारें हैं उसका दौर शुरू हुआ, ठीक है। तो सरकारें गिरना, फिर चुनाव होना, तो इससे जो अर्थव्यवस्था है वो काफ़ी प्रभावित होती है, अर्थव्यवस्था पर काफ़ी बोझ आता है, ठीक है। तो ये हुआ पहला पॉइंट कि ऐसा क्यों कहा जाता है। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान समय में भी ये मांग की जाती है कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को ना अपनाकर किसको अपनाया जाए, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाया जाए। और उसका कारण ये है, क्योंकि देखो अध्यक्षात्मक जो लोकतंत्र होता है उसमें क्या होती है, योग्य मंत्री परिषद होती है। क्या होती है, योग्य मंत्री परिषद होती है। तो भारत में जब योग्य मंत्री परिषद होगी तो इसका मतलब भारत का तेजी से विकास होगा, तीव्र विकास होगा। भारत का क्या होगा, तीव्र विकास होगा, ठीक है। इतना हमको समझ में आता है। अब यदि हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष की बात करें तो अब हमें क्या निष्कर्ष देना है, तो हमारा निष्कर्ष यह है कि भारत के लिए यदि हम भारत की परिस्थितियों को देखें तो संसदीय लोकतंत्र ही सही है। भारत की परिस्थितियों को देखा जाए तो भारत में संसदीय लोकतंत्र ही सही है। क्यों, क्योंकि भारत में अभी भी अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद इस प्रकार की समस्या है। और यदि भारत में मतदान व्यवहार की बात करें तो भारत में मतदान व्यवहार धर्म, जाति, क्षेत्र इन कारकों से प्रभावित होता है। तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में यह होगा कि यदि कोई कट्टर व्यक्ति है और वो कट्टर व्यक्ति राष्ट्रपति बन जाता है तो उसको हटाने की काफी समस्या होगी, क्योंकि अध्यक्षात्मक लोकतंत्र में राष्ट्रपति को हटाना मुश्किल है। महाभियोग की जो प्रक्रिया है काफी जटिल है, और जब उसको हटाया नहीं जाएगा तो हो सकता है कि वो लोकतंत्र को नष्ट कर दे। तो इस प्रकार की समस्या है। क्यों, क्योंकि भारत में अभी भी अशिक्षा, गरीबी, जातिवाद, संप्रदायवाद इस प्रकार की समस्या है, ठीक है। चलो, इतना हमको समझ में आता है। चलो अब हम आगे बात करते हैं। साथ ही साथ अन्य समस्याएं भी हैं। यदि हम संसदीय लोकतंत्र को हटाते हैं और अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाते हैं तो उसमें भी कुछ संवैधानिक अड़चने हैं। संवैधानिक अड़चने किस प्रकार से है, देखो संवैधानिक अड़चने, संवैधानिक अड़चने। यदि हम संसदीय लोकतंत्र को हटाएंगे तो उसमें क्या है, संवैधानिक अड़चने हैं। क्यों, क्योंकि यदि हम हमारी सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है कि संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल ढांचा घोषित किया है। क्या, मूल ढांचा, कि ये संविधान का मूल ढांचा है, इसको हटाया नहीं जा सकता। और मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया, हमारी सुप्रीम कोर्ट ने। किस मामले में, केशवानंद भारती केस में, केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस में मूल ढांचे जैसा कॉन्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। तो संसदीय लोकतंत्र को हटाने में इस प्रकार की समस्या है। तो संसदीय लोकतंत्र को तभी हटाया जा सकता है जब सुप्रीम कोर्ट अपने डिसीजन को बदल दे, अपने निर्णय को क्या कर दे, परिवर्तित कर दे, निर्णय परिवर्तन कर दे, तभी संसदीय लोकतंत्र को हटाया जा सकता है। और यदि संसदीय लोकतंत्र को हटाया जाएगा तो क्या बनाना होगा, एक अलग से संविधान बनाना होगा। जब हम संसदीय लोकतंत्र को हटाकर क्या अपना रहे हैं, अध्यक्षात्मक लोकतंत्र बना रहे हैं, तो नया संविधान बनाना होगा। क्या बनाना होगा, नया संविधान बनाना होगा। और आप सभी को पता है कि वर्तमान समय में किस प्रकार के राजनीतिज्ञ हैं और वो किस प्रकार का संविधान बनाएंगे, आप सभी को पता है। क्योंकि आपको ये पता होगा कि जब हमारा संविधान बना उस दौरान जो राजनीतिज्ञ हुआ करते थे कितने विद्वान थे, संविधान के जानकार थे, कानून के जानकार थे। लेकिन आप वर्तमान समय में सोच सकते हैं कि इस प्रकार का नया संविधान नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। चलो, इतना हमको समझ में आता है। तो संसदीय लोकतंत्र को हटाने
में ये भी समस्याएं हैं। चलो, तो फिर इसका समाधान किस प्रकार से ढूंढेंगे, इस पर भी हमें चर्चा करनी होगी। ठीक है, तो चलो देखो, हमें क्या करना होगा कि संसदीय जो लोकतंत्र है उसी में सुधार करना होगा। संसदीय लोकतंत्र में जो समस्याएं हैं उन्हीं में सुधार करना होगा। और वो समस्याएं कौन कौन सी है? वो समस्याएं हैं जैसे भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार की जो समस्या है उसको समाप्त करना होगा, उसको समाप्त करना। इसके अलावा यदि हम बात करें तो राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण, इसको समाप्त करना होगा, क्योंकि जो राजनेता होते हैं वो अपराधियों का सहारा लेकर चुनाव जीतते हैं, उसी को कहते हैं राजनीति का अपराधीकरण। साथ ही साथ अपराध का राजनीतिकरण, अपराध का राजनीतिकरण, अपराध का राजनीतिकरण, क्योंकि जो अपराधी हैं वो भी क्या हो रहे हैं, राजनीति में आ रहे हैं, तो अपराध का राजनीतिकरण, इसको भी समाप्त करना होगा। तो संसदीय लोकतंत्र में सुधार करना होगा, और किस प्रकार से करना होगा कि भ्रष्टाचार को समाप्त करना होगा, राजनीति का जो अपराधीकरण होता है उसको समाप्त करना होगा, और अपराध के राजनीतिकरण को समाप्त करना होगा, तभी संसदीय लोकतंत्र में सुधार किया जा सकता है। और जब सुधार हो जाएगा तो अध्यक्षात्मक लोकतंत्र को अपनाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या समझा आज की क्लास में? आज की कक्षा में हमने किसको परिभाषित किया? तो आज की कक्षा में हमने जो लोकतंत्र होता है लोकतंत्र को परिभाषित किया। ठीक है, कल हम गणराज्य शब्द को परिभाषित करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे विराम देते हैं। नमस्कार, जय हिंद।